हाय एवरीवन एंड वेलकम टू कविश आईएएस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। तो देखिए इनके ऊपर चर्चा जो है वो बहुत कम किया जाता है, लेकिन ना सिर्फ यूपीएससी के एंगल से ये वीडियो हम बनाना चाहते हैं, बिकॉज यूपीएससी के तो पेपर 1 में सोसाइटी का जहाँ पार्ट है वहाँ पे इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है सोशल जस्टिस, और ओवरऑल सोसाइटी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं, देखिए हम हमेशा इंक्लूजन की बात करते हैं तो हम हमेशा इनको एक्सक्लूड क्यों कर देते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने एक टर्म इंट्रोड्यूस करा डिसेबिलिटी, दिव्यांग, तो उस तरीके से हम इनको कितना ये स्टिग्मा फेस करते हैं, कितने चैलेंजेस फेस करते हैं, इनके बारे में ये वीडियो है। तो ये एक बहुत अच्छा हम मैसेज स्प्रेड करना चाहते हैं। अगर आप वाकई इस वीडियो से आप 1% का भी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं टॉपिक से, दैट इज स्टेटस ऑफ डिसेबिलिटीज क्या है। सबसे पहले हमारे भारत में इसको हम समझते हैं। अब सेंसस 2011 का अगर हम डेटा देखते हैं, एज पर द सेंसस 2011, क्योंकि अभी तक हमारे पास सेंसस और कोई कंडक्ट नहीं हुआ है, हालांकि गवर्नमेंट ने कहा है कि अब वो सेंसस जो हैं वो बहुत जल्द स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेंसस 2011 का जो डेटा है वो प्रेजेंट करता है कि ऑलमोस्ट 2.2% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो डिसेबल्ड कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब वो डिसेबिलिटी जो है वो उस कैटेगरी में 2.2% लोग हैं। और भारत ने रैटिफाई कर रखा है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, कब? 2007 में, एंड पार्लियामेंट पास्ड द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। तो एक तो आपको ध्यान रखना है कि भारत ने ऑफिशियली रैटिफाई कर रखा है। देखिए रैटिफाई करने का मतलब क्या है, यहाँ ये जो टर्म है रैटिफाई, किसी भी जब भी हम कन्वेंशन को साइन करते हैं उसको हम बाय लीगली हम मानते हैं। ठीक है, उसके ऊपर हम एक लॉ बनाएंगे। तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ये 2007 का है, भारत ने इसको रैटिफाई कर रखा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखेंगे तो पार्लियामेंट ने भी राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 को इंट्रोड्यूस करा है, प्रीवियस एक्ट को हटा करके। अब इस एक्ट के बारे में हम देखें थोड़ा सा, तो यहाँ पे स्टेट कमिश्नर्स के बारे में बात किया गया है। रेस्पेक्टिव स्टेट में जो है वो डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए जो है वो स्टेट कमिश्नर्स होने चाहिए, और ये स्टेट जो कमिश्नर्स होंगे ये सुओ मोटो केसेस को ले सकते हैं। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये इंटरवीन कर सकते हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं मतलब जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनको वो हैंडल कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोविजंस जो हैं वो यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट ऑफ 2016 में। ठीक है, तो ये यहाँ पे पॉइंट निकल के आता है। अब यहाँ आगे हम डिस्कस करते हैं कि ये प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करते हैं। चलिए भारत में तो ओवरऑल हम देखें, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी मतलब होलिस्टिकली अगर हम देखते हैं, जब भी हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की भी बात करते हैं तो वो कॉन्सेप्ट क्या है, वेलफेयर स्टेट का, वेलफेयर स्टेट का। तो जब यहाँ वेलफेयर स्टेट की बात आती है उसके बावजूद कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। देखिए हम इन जनरल की बात कर रहे हैं, वैसे बहुत ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन इन जनरल कौन कौन से यहाँ पे प्रॉब्लम्स फेस करे जाते हैं पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के जो लोग हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे हम गवर्नेंस चैलेंजेस की बात करेंगे। नाउ गवर्नेंस चैलेंजेस में जब भी हम यहाँ पे देखेंगे, जैसा कि हमने कहा कि ये जो पार्लियामेंट ने एक्ट लाया है, स्टेट कमिश्नर्स को खुद को उस लेवल पे ऑटोनॉमी जो है वो नहीं दी गई है। तो पहला बात तो उस लेवल पे जो ऑटोनॉमी है स्टेट कमिश्नर्स को वो मतलब और ज़्यादा देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो सुओ मोटो केसेस को ज़्यादा नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, मैंडेटरी जो सोशल ऑडिट्स है वो भी उस लेवल पे नहीं हो रहा है, या उन चीज़ों को मतलब सोशल ऑडिट जो है वो बेसिकली उस लेवल पे हम देख रहे हैं कि गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा यहाँ पे हर्डल देखने को मिल रहा है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ जब भी हम बात करते हैं तो हम इमोशनल और अगर रिलेशनल चैलेंजेस पे देखेंगे तो यहाँ पे भी अलग अलग चैलेंजेस जो है वो निकल के आता है। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं कि रिलेशनशिप्स वगैरह या मतलब लव वगैरह की बात अगर हम कर लेते हैं तो यहाँ पे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज जो हैं उनको मतलब देखा जाता है कि बहुत बार एक्सक्लूड कर दिया जाता है, उनके तरफ कोई सोचता ही नहीं है, उनके बारे में लिटरली कोई नहीं सोचता है। तो उनके में भी बेसिकली इमोशंस हैं, वो फीलिंग्स हैं, तो उसको भी कहीं ना कहीं मतलब वो सैक्रिफाइस करने चले जाते हैं। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे सोशल चैलेंजेस क्या क्या हैं। तो समाज में जो चैलेंजेस निकल के आते हैं वो हमने देखा ही है, किस तरीके से उनको एक्सक्लूजन जो है वो लिटरली फेस कराया जा रहा है। ठीक है, और ये सोशल चैलेंजेस में बेसिकली अगर हम देखते हैं तो एजुकेशन वगैरह की बात अगर हम कर लेते हैं, उस लेवल पे जो एक्सेसिबिलिटी है वो मतलब उनके लिए इनएक्सेसिबल होता जाता है। ठीक है, और
अगर हम देखते हैं कि वो पर्टिकुलरली लोअर कास्ट का है तब तो वो और ज़्यादा जो डिस्क्रिमिनेशन है वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये मतलब ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन में खुद में ये डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस को बैन कर रखा है अंडर आर्टिकल 15, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम सोशल लेवल पे ये चैलेंजेस देखते हैं। साथ ही अपॉर्चुनिटी चैलेंजेस की बात कर लें तो निफ्टी 50 के अकॉर्डिंग, ठीक है, निफ्टी 50 के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो लेट्स से टॉप 5 जो कंपनीज हैं उनमें से आउट ऑफ टॉप 5 मतलब सिर्फ एक कंपनी जो है बेसिकली वो यहाँ पे प्राइवेट है जो 1% मतलब उसके स्टाफ पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में है। रिमेनिंग 4 जो हैं वो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं। मतलब आप समझिए कि निफ्टी 50 के हिसाब से लेट्स से कि टॉप 5 कंपनीज हैं तो उस टॉप 5 कंपनीज में बेसिकली जहां पे सिर्फ 1% पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लोग एम्प्लॉयड हैं या नहीं ये चेक किया गया, उसमें से भी महज एक कंपनी प्राइवेट है, बाकी 4 जो हैं वो पब्लिक सेक्टर हैं, यानी कि सरकार का ही यहाँ पे पॉलिसी है। तो अदरवाइज हम देखें तो यहाँ पे एक्सक्लूजन जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अब इससे इनके काम करने का जो है वो भी उस लेवल पर नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि राइट टू वर्क जो है DPSP में जो मेंशन है वो भी यहाँ पे वायलेट हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी निकल के आती हैं। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो ये सारे चैलेंजेस हैं। साथ ही साथ में एक्सेसिबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस भी आपको निकल के आएगा। जैसे अब यहाँ पे अगर हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करें तो यहाँ जो भी आजकल बसेस जो हैं तो सबसे पहले तो लो फ्लोर ये CNG बसेस जो हैं ये होना चाहिए, ठीक है, जो मतलब उस लेवल पे चीज़ें नहीं हैं और मतलब इनको रेस्ट रूम्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड होना चाहिए और साथ ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अपग्रेड करके इनके अकॉर्डिंग का होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सेसिबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस अगर एग्जिस्ट करेंगे तो ऑब्वियस सा बात है कि ये प्रॉब्लम जो है वो कंटिन्यू रहेगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि मेजर्स कौन कौन से लिए गए हैं इंक्लूजन ऑफ डिसेबल्ड के लिए। कुछ अच्छे स्टेप्स भी हम यहाँ पे देखेंगे और हम क्या सीख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कर्नाटका मोबाइल अदालत, ये बेसिकली रिमोट एरियाज में मतलब बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है कर्नाटका मोबाइल अदालत। इसके तहत वो मतलब लोग यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी है वो अपना क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं। तो रिमोट एरियाज में ये है कि बेसिकली आप कह सकते हो कि ई गवर्नेंस का भी बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है। जब भी आप ई गवर्नेंस के ऊपर लिख रहे हो तो आप ये कर्नाटका मोबाइल अदालत को जरूर यहाँ पे कोट कर सकते हो, ठीक है। वहीं मिशन वात्सल्य और ICDS जो है ये भी एक बहुत बढ़िया है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है, ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है, ICDS। और वात्सल्य का क्या है कि बेसिकली अगेन मतलब बच्चों को लेकर के है, यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे उनको कनेक्ट किया जा सकता है एक ओवरऑल फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं मिशन वात्सल्य और ICDS में। और फिर आगे हम शिव नादेर यूनिवर्सिटी के बारे में भी बात कर सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे भी मतलब जो ओवरऑल फोकस दिया जाता है वो डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग मतलब दिया जाता है केस टू केस बेसिस पे, ठीक है। डिसेबिलिटी के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो केस टू केस बेसिस पे इन्होंने चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से निभाया है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ब्राज़ील मॉडल में क्या है, फाइन्स एंड पेनल्टीज। अब अगर मान लो कि 100 एम्प्लॉयज़ हैं उस कंपनी में तो 100 एम्प्लॉयज़ में से ब्राज़ील में जो मॉडल है दैट इज़ कि 2 to 5% ऑफ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो PWD कैटेगरी में होने चाहिए, अदरवाइज उनके ऊपर फाइन्स और पेनल्टीज जो है वो लगाई जानी चाहिए। तो इस तरीके का मॉडल जो है वो भारत में भी कुछ होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट यहाँ पे है जापान मॉडल, सिस्टम ऑफ सब्सिडियरीज फॉर एम्प्लॉयज़। तो ये भी मतलब सब्सिडियरी के तहत मतलब एम्प्लॉयज़ को प्रमोट करना जापान में। फिर एनेबलिंग लेजर मेजर्स, इस तरीके से हमने देखा कि उनको मतलब एक रेस्ट रूम्स होना चाहिए, आराम, और इसी के साथ साथ में कहीं ना कहीं एक हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए, मतलब वो डिस्टेंसिंग ना लगे, उनको लगे कि वो उस इक्विटेबल सोसाइटी का हिस्सा है, ठीक है। तो इस तरीके से पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ में कुछ इंक्लूसिव स्टोरीज
मतलब पॉपुलर एंटरटेनमेंट के फॉर्म में यूज करना, जैसे कि फिल्म्स सच एज मार्गारिटा विथ अ स्ट्रॉ जो 2014 में आया था, और फिर श्रीकांत 2024, ये ऐसे कुछ फिल्म्स भी होने चाहिए जो फर्दर मतलब समाज में उस लेवल को पहुंचा सके। ठीक है, तो इनका भी आप जिक्र कर सकते हो, बिल्कुल आप एग्जाम्पल में इनका जिक्र कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी 2026 या 27 के लिए सिंसियरली प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपको प्रॉपरली गाइडेंस जो है वो नहीं मिल पा रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, तो आप कविश IAS की तरफ अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ कोलकाता में हमारे जो 2 सेंटर्स हैं वो VIP रोड और हाजरा रोड में आपको देखने को मिल जाएंगे। फॉर फर्दर डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और आप काउंसलिंग सेशंस के लिए भी अटेंड कर सकते हैं। एंड आई होप कि आपको वीडियो से काफी हेल्प मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हम केस स्टडीज भी देखते हैं। देखिए अभी तक हमने जो समझा है उसको अगर हम कुल मिला के समझें तो देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये निकल के आता है कि एक्ट है, उस एक्ट में रिप्रेजेंटेशन ऑफ ये जो PWD की बात हमने करी, ये 2016 में जो लाया गया, तो इस एक्ट में ओवरऑल जो है वो ये कहा गया है कि 6 to 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन जो है बच्चों को वो मतलब कंपलसरीली होना चाहिए। यहाँ पे 18 है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इस एक्ट में 18 इयर्स है। इवन उनको मतलब रिजर्वेशन वगैरह जो है वो भी दिया जाए गवर्नमेंट बेस्ड जॉब्स में। इसी के साथ साथ में अगर हम देखें तो मतलब पैरामीटर्स काफी अच्छे यहाँ पे पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं, लेकिन यहाँ पे सीमा गिरिजा केस में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ही मेंशन करा था कि ये जो एक्ट है फर्दर, ये एक्ट जो है वो इनएडिक्वेट इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। ठीक है, ठीक है, इस एक्ट के बारे में ही इनएडिक्वेट इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो ये यहाँ पे निकल के आ रहा है। फर्दर हम कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पे इंची ऑन स्ट्रैटेजी जो है उसको भी इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। इंची ऑन स्ट्रैटेजी ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और विवाको मिलेनियम भी आप लिख सकते हो। ठीक है, फर्दर प्रीलिम्स के लिए यहाँ पे 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज कवर्ड है, इंक्लूडिंग एसिड अटैक। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक्ट है जहाँ 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज है इंक्लूडिंग एसिड अटैक्स। इसके तहत 6 to 18 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रन को एजुकेशन की बात करी गई है। फर्दर रिजर्वेशन इन जॉब अपॉर्चुनिटीज की भी बात करी गई है, लेकिन सीमा गिरिजा केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो एक्ट है वो इनएडिक्वेटली इम्प्लीमेंटेड है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, तो वे फॉरवर्ड में हम इंची ऑन स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर सकते हैं और विवाको मिलेनियम कि इनको भी इंप्लीमेंट किया जाए और इनके तहत उन प्रिंसिपल्स को बनाया जाए। ओवरऑल अभी तक हम समझे हैं कि देखिए लैक ऑफ कंपैशन है, आप एथिक्स के एंगल से समझ सकते हैं कि लैक ऑफ कंपैशन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि कंपैशन जो है वो होना चाहिए एज अ सिविल सर्वेंट भी आप अगर देख रहे हो। लेकिन अब यहाँ जो केस स्टडी है, ये जो तस्वीरें हैं, ये जो हीरोज हैं हमारे देश के, तो पैरालंपिक्स जो रहा है उसमें भारत ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया है और इस साल का जो इंडियन पैरालंपियंस है इन्होंने इतिहास बना दिया है समर पैरालंपिक गेम्स में 29 मेडल्स को अपने नाम करके। ये 29 मेडल्स जो है वो काफी कुछ बयां करते हैं। ठीक है, तो ये अपने आप में आप देख सकते हैं सुमित अंतिल किस तरीके से इन्होंने जैवलिन थ्रो में और यहीं पे शीतल देवी ये आर्चरी में, तो ये वो बड़े नाम हैं जो शायद ही हम में से बहुत कम लोग जानते होंगे इनके बारे में, क्योंकि द डे हम शायद बिजी रहते हैं किसी और दुनिया में या इनको वो अप्रिसिएशन और रिकॉग्निशन नहीं मिलता। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि जैसा हमने इंक्लूजन कहा, ये सबको मतलब ये मैसेज तो बहुत पॉजिटिव मैसेज है कि डिस्पाइट एवरी चैलेंजेस, देखिए एथिक्स के एंगल से आप बहुत कुछ यहाँ पे सीख सकते हो। ठीक है, जैसे सबसे पहला पॉइंट आप क्या सीख सकते हो कि आप डेडिकेशन सीख सकते हो। ठीक है, आप अपने डेडिकेशन के साथ अपने काम को मतलब भिड़े रहो कि बिल्कुल आपका जो विल है वो आपका एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रांग विल के साथ में और अपने काम को एकदम 100% डेडिकेशन के साथ आप जुड़े रहिए और रेजिलियंस अप्रोच के साथ में। ठीक है, तो ये कुछ बहुत अच्छे मतलब पॉइंट्स हैं।
कि आपको रेजिलिएंट, जिद्दी रहना है। जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, लेकिन आप इनसे सीखिए। लोग मतलब सुविधाएं होते हुए भी लोग जो है वो बड़े आसानी से कहते हैं कि ये प्रॉब्लम था, इस वजह से नहीं हो पाया, वो प्रॉब्लम था। लेकिन आप अगर देखोगे तो यहाँ ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं कहने के लिए। तो इनके पास में बेसिकली बहुत ज्यादा पावर है हमारे कंपैरिजन में। लेकिन कहीं ना कहीं एक डिसेबल्ड पर्सन ये भी कह सकता है कि उसके पास तो वो पर्टिकुलर ऑर्गन ही नहीं है, लेकिन वो बहुत बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो एवरीवन हैज देयर ओन पोटेंशियल, बस उसको आपको बाहर निकालना है। तो ये एथिक एंगल जो है वो भी आप जोड़ सकते हो। और ये इस साल का पैरालंपिक्स जो है वो आप केस स्टडी में इस्तेमाल कर सकते हो, इनका नाम आप कोट कर सकते हो मीन्स में, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके अलावा जो है कुछ अच्छे कोट्स उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बुक ग्रामर ऑफ माई बॉडी, उसमें ये कोट मेंशन करा गया दैट माई फ्रेंड सेज डिसेबल्ड पीपल कैन बी नेगेटिव, आई डिसेबल्ड पर्सन अग्री। अब मान लो कि वो कह रहे हैं, यहाँ पे दो कैरेक्टर्स की बात हो रही है। पहला जो है वो कह रहा है कि उसका दोस्त है, मतलब मैं मान लो इस कैरेक्टर में हूं तो मैं एक डिसेबल्ड पर्सन हूं, और मेरा दोस्त क्या कह रहा है कि डिसेबल्ड पीपल कैन बी नेगेटिव, वो नेगेटिव हो सकते हैं। और फिर वो अग्री कर रहे हैं, वी आर सो नेगेटिव समटाइम्स द एबल बॉडीड माइंड नेवर रीचेस अस। उन्होंने कहा कि मान लिया कि मैं डिसेबल्ड हूं, लेकिन हम इतने नेगेटिव है ना कि हम तक तो कई बार जो एबल बॉडीड हैं, जिनके पास सब कुछ है, वो भी नहीं पहुंच पाते हैं। दैट डिस्टेंस इज टू फार, और वो वाकई डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। और इट इज दस दोज हु आर क्रिएटिंग द डिस्टेंस शुड ब्रिज द गैप। इस वजह से जो डिस्टेंस बना रहे हैं उन्हीं को वो गैप भी भरने की जरूरत है। ये बहुत अच्छा लाइन है, ठीक है। आप इसको ऐसे में लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे में आप इस तरीके से थोड़ा सा एक एंगल को ऐड कर सकते हो। फर्दर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2024 में मेंशन करा था दैट डिसेबिलिटी इज नॉट इनहेरेंट इन द पर्सन बट इज क्रिएटेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज फिजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड एटीट्यूडनल बैरियर्स। देखिए कोर्ट ने कहा है कि ये इनहेरेंट नहीं है, किसी के अंदर नहीं है, बशर्ते ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है, जैसे कि फिजिकल हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, और एटीट्यूडनल बैरियर्स हो सकता है। तो डिसेबिलिटी उस कंटेक्स्ट में यहाँ पे कोर्ट ने कहा है, ठीक है। एंड आई होप कि आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर पाइएगा। और फर्दर जो भी पॉइंट्स था उसको हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है, और आई होप कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक इंक्लूजन की वाकई ज़रूरत है, क्योंकि इलिटरेसी का डेटा हम देखेंगे तो यहाँ बहुत ज़्यादा है। रूरल एरियाज में ऑलमोस्ट 70% जो है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लोग ये रूरल एरियाज में ही हैं। 50% से ज़्यादा जो है वो इलिटरेट हैं। तो इन चीज़ों में हमें अभी भी ज़रूरत है कि जिस तरीके से बाकी लोग जो हैं वो लिटरेसी में आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से लोग पढ़ रहे हैं और कामयाब हो रहे हैं, उसी तरीके से हमें इनको भी इंक्लूड करना है और बिल्कुल इस भारत को विकसित भारत बनाना है बाई 2047। तो इस वीडियो से तो सिर्फ इतना ही। आई होप इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन और वो सोशल मैसेज दोनों मिल पाया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।